हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। इससे पहले के जो है चैप्टर मैं सीरियल वाइज डाल चुकी हूँ। आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप एक एक करके सारे चैप्टर हिस्ट्री के सीरियल वाइज आप पढ़ सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में ये सारी वीडियोज़ जो है हेल्प करेंगी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयशा रावत में, और होपफुली आप मेरे साथ जो है वीडियो को एंजॉय करोगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। अब बात करते हैं, इससे पहले हमने जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म की वीडियोस पढ़ ली थी। अब हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश जो है, अगर हम देखते हैं तो कब से कब तक का इसका टाइम है। कम ही टाइम रहा है तो, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है ये हमारी हिस्ट्री में, खास करके मगध जो महाजनपद था उससे रिलेटेड। तो देखते हैं 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम रहा है बीसी का, वो रहा है मौर्य वंश का। तो अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी जो है हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दोनों स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में कौन से होते हैं? साहित्यिक स्रोत में जो है, साहित्यिक स्रोत में हम बात करेंगे कि हमारा जो लिखित सामग्री होती है, जितने भी मतलब रिटर्न में बुक्स वगैरह हो गई, या जितने भी अभिलेख वगैरह हमारे पास रिटर्न में लिखे हुए हैं, उनको हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। पुरातात्विक में मतलब होता है जैसे कोई मूर्तियाँ वगैरह मिल गई, मृद भांड वगैरह मिल गए, है ना, वो पुरातात्विक स्रोत हो गए। तो दोनों स्रोत है हमारे पास मौर्य वंश के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कई बार आपने ऑब्जेक्टिव में देखा होगा ये कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इनको चाणक्य भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। तो इनके द्वारा जो है ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। इससे हमें मौर्य वंश के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। इसमें मौर्य समाज के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए कि जो अर्थशास्त्र बुक है कौटिल्य नामक, कौटिल्य जी ने जो लिखी हुई है, उस बुक से हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मौर्य वंश की किस चीज़ के बारे में पता चलती है, तो हमें वहाँ के जो समाज और जो प्रशासनिक व्यवस्था जो की गई थी उसके बारे में हमें यहाँ से जो है डिटेल में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, आगे हमें मिलते हैं सप्तांग सिद्धांत, मतलब राजा के 7 कार्यों का वर्णन। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत है, वहाँ पे राजा के जो कार्य किए गए थे उनके बारे में यहाँ पे इन सप्तांग सिद्धांतों से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक विषय की जानकारी भी हमें इससे मिलती है। अब आती है एक और बुक है इम्पोर्टेंट, इंडिका। एक तो आपने अर्थशास्त्र देख ली, दूसरी है इंडिका। इंडिका जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज द्वारा, जो कि एक यूनानी लेखक थे। और मूल रूप से तो ये पुस्तक नहीं मिली है, इसके जो धीरे धीरे आगे आगे चलकर जो प्रतियां बनती चली गई, उसी से जो है हमें ये जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है हमें? मौर्य समाज की सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें इसमें पता चलता है। 2 बुक हो गई। अब तीसरी बुक देखते हैं, पुराण। पुराण में जो है हिंदू पुराण जो है हमारे हैं, उनसे जो है मौर्य समाज की भी जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्ष, ये भी मुद्रा राक्षस, ये बुक भी जो है कई बार पूछ ली जाती है। ये विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है और इसमें मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। ठीक है, मतलब जो मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हेल्प की थी, तो ये सारी चीज़ें जो है विशाखा दत्त की जो लिखी हुई पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें हमें मिलती है। होपफुली सारा समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लिखी गई है। मतलब मौर्य वंश के बारे में जानकारी बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी मिलती है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। पुराण जो है हिंदू पुराण जितने भी हैं वहाँ से भी मिलती है जानकारी। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है, इसमें जो है प्रारंभिक जानकारी मिलती है हमें कैसे स्थापना हुई थी साम्राज्य की। साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म से भी जो है हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है, ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत जो हमने पढ़े। पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं तो अशोक ने जितने भी अभिलेख वगैरह लिखवाए थे वो जो है इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से अशोक के समय में शासन कैसा था, धम्म की नीति हम देखेंगे। उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बाद उन्होंने जो है काफ़ी प्रचार प्रसार किया था धम्म के सहारे। ठीक है, तो कला साहित्य लिपि की जानकारी मिलती है। भवन हो गए, स्तूप हो गए, गुफा हो गए, उस टाइम पे जितने भी मतलब मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन सभी साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है।
तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो अभिलेख मिले हैं, भवन मिले हैं, स्तूप मिले हैं, गुफा मिली है, जूनागढ़ अभिलेख वगैरह हो गया, इन सब से जो है हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब चलते हैं, ये तो हो गया कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत हमने देख लिए। अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश की स्थापना के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना जो है नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, काफी क्रूर शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने जो है चाणक्य जो इनके दरबारी थे उनके साथ भी जो है इन्होंने एक तरीके से अपमान उनका किया था। तो इसी वजह से एक स्टोरी बताई गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है तैयार करते हैं कौन, आपके कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य जी, क्योंकि घनानंद ने जो है उनकी काफ़ी इंसल्ट कर दी थी, अपमान कर दिया था। तो घनानंद के दरबारी थे चाणक्य और फिर वहीं से उन्होंने ठान ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्हीं के द्वारा जो है चाणक्य कौटिल्य जी के द्वारा ही जो है क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो एक तरीके से इनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। स्थापना कब हुई, 322 ईस्वी पूर्व में। किसको हरा के हुई, घनानंद जो कि नंद वंश का शासक था। चलो इतना समझ में आ गया। गुरु मैंने बता दिया है कि कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। काफी अच्छी रणनीति थी इनकी, तो काफी जाने जाते हैं ये, इनके नाम आपने काफी बार सुना होगा। अब आते हैं मौर्य वंश के शासक के बारे में। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने अभी आपको बताया 322 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक जो है इन्होंने शासन किया था और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया। मतलब अगर बौद्ध और जैन ग्रंथों में देखेंगे तो वहां पे चंद्रगुप्त को क्या बताया गया है, क्षत्रिय बताया गया। जबकि अभी हमने मुद्रा राक्षस बुक देखी थी, पुराण देखे थे, ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, इनमें जो है उनको शूद्र कहकर संबोधित किया गया। मतलब कि जो बौद्ध और जैन धर्म है वहाँ पे तो क्षत्रिय बताया गया, लेकिन जो मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण पुराण ग्रंथ वगैरह हो गए वहाँ पे इनको शूद्र बताया गया। तो इनको जो है इनको लेकर अभी मतभेद है, कुछ क्षत्रिय बताते हैं और कुछ इनको शूद्र बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जस्टिस स्ट्रोबो नामक यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहकर भी संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि सेंट्रोकोटस किसे कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को ये सेंट्रोकोटस का जो नाम दिया गया था ये यूनानी विद्वानों ने जो है इनको दिया था। जस्टिस स्ट्रोबो नामक यूनानी विद्वान थे, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस का नाम दिया था। होपफुली याद हो गया होगा। इसी तरीके से एप्यून प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों ने उन्हें एंड्रोकोटस नाम दिया था। बिल्कुल इजी है याद रखना, सेंट्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ये किसने दिए थे, यूनान के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इन शब्दों का यूज किया गया है। इसके बारे में जानकारी अर्थात इन नामों की पहचान कैसे हुई, हमें क्या पता चला कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखे गए। तो इनकी जानकारी जो है विलियम जोन्स ने की थी, जो यूनान इतिहास के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किए गए थे। तो जो विलियम जोन्स थे उन्होंने इस चीज़ की मतलब जानकारी दी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी जो वो है ग्रंथ है वहाँ पे इनके लिए नाम जो है यूज हो रखा है सेंट्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। विस्तार की बात करें कि कैसे कैसे विस्तार हुआ था मौर्य वंश का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार काफी अच्छे से किया था। पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल की सीमा तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। इसके साथ ही यह उत्तर से में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, आप देख सकते हो अफगानिस्तान से लेकर के पश्चिम में और पूरब में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक, तो काफी बड़ा इन्होंने क्षेत्र कर लिया था। यह पहला स्तर था जब इतने बड़े भूभाग पर एक वंश की स्थापना की गई थी। मतलब ये पहला एक स्तर था, लेवल था, जब इतने बड़े पूरे क्षेत्र पे एक वंश का स्थापना हुई थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के एकीकरण के रूप में भी जाना जाता है। इससे पहले अलग अलग भाग पे छोटे छोटे अलग अलग राजा शासन करते थे, ठीक है। जैसे अभी हमने मगध में भी देखा था, तो मगध में आपने कई वंश पढ़ लिए होंगे, ठीक है। छोटे छोटे वंश थे, हालांकि मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई है, अगर आप चाहो तो मैं उनकी वीडियो भी बना दूंगी। वैसे वो बुक में भी दिए हुए हैं छोटे छोटे वंश, जैसे कि अपने हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, तो उनके बारे में छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वो आप कवर कर लोगे। हालांकि मौर्य वंश काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाना ज़्यादा उचित समझा। तो भारत का एकीकरण जो है वो इन्हीं के टाइम पे होता है, क्योंकि इन्होंने पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल की सीमा तक और कश्मीर से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक जो है इन्होंने किया था। तो इतने बड़े क्षेत्र पे एक वंश का शासन था, इसीलिए भारत के एकीकरण के रूप में इनको जाना जाता है। पहला व्यक्ति
इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये राज्य केंद्रीकृत था। राज्य केंद्रीकृत मतलब ये था कि राजा जो होता था वो केंद्र में होता था। इसलिए उन्होंने कई युद्ध वगैरह भी जो है इसके लिए उन्होंने लड़े, मतलब इन क्षेत्रों को जीतने के लिए उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। इसी में से पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है जिसका नाम क्या है, सेल्यूकस से युद्ध। सिकंदर के समय में आया और राज करने लगा था। आपने सिकंदर का पढ़ा होगा कि सिकंदर जो थे वो नंद वंश के, घनानंद के टाइम पे वो भारत पे उन्होंने आक्रमण किया था। पंजाब में जो है पोरस का शासक था। 326 ईस्वी पूर्व में जो है उन्होंने भारत में युद्ध के लिए मतलब एक तरीके से आए थे। फिर उनके बीच में झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है ना, आपने कई बार ऑब्जेक्टिव वगैरह बुक में पढ़ा होगा। तो उन्हीं के साथ क्या नाम है, सिकंदर जो थे उनके साथ जो है सेल्यूकस आया था और राज करने लगा था ये। और इसने चंद्रगुप्त की जो है चंद्रगुप्त की लड़ाई 305 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इससे किससे, सेल्यूकस से। तो सेल्यूकस से जो है लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य की 305 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। फिर इन दोनों के बीच एक संधि हो गई। तो सेल्यूकस कौन था, वही सेल्यूकस है ये जो सिकंदर के समय आया था 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस के दरबार में एक राजदूत थे, तो मेगास्थनीज जो है इन्हीं के दरबारी थे और ये एक दार्शनिक थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया तो मौर्य जो है मेगास्थनीज जो है किनका राजदूत बन गया, एक तरीके से मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ ये काम करने लग गए दरबार में। ठीक है। तो ये राजदूत रहते थे सेल्यूकस के, लेकिन जब वो हार गया था तो इसी तरीके से मेगास्थनीज वही है जिसने कि आपकी बुक लिखी है इंडिका नामा। और 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दान दिए थे। बदले में सेल्यूकस ने काबुल, कांधार, मकरान, हेरात के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। मतलब अब इनके बीच में संधि हो गई। इस संधि के तहत क्या हुआ कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूकस को दान में दे दिया। बदले में उससे क्या क्या ले लिया, तो काबुल, कांधार, मकरान, हेरात ये जो क्षेत्र थे ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। सेल्यूकस निकेटिस की पुत्री हेलन का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया गया। अभी जिससे युद्ध हुआ उसके साथ ही साथ जो है उनकी जो पुत्री थी हेलन, उनसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करवा दिया गया। जस्टिस प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त की 6 लाख सेना से ने पूरे भारत को रौंद डाला था। ये भी बोला जाता है कि भाई जस्टिन प्लूटार्क ये कहते हैं, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो लगता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 6 लाख सेना ने जो है पूरे भारत को रौंद डाला। जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के भेंट का वर्णन किया, हालांकि इससे कई विद्वान सहमत नहीं है। 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु के साथ जैन धर्म अपनाकर श्रावण बेलागोला में वन में जाकर प्राणों का त्याग दिया। इसे संलेखन विधि कहा जाता है। अब आपको अच्छे से पता है संलेखन या संतरा पद्धति क्या है, ये मैंने आपको जैन धर्म में अच्छे से बता रखा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपना लिया था। और भद्रबाहु कौन थे वो भी मैंने आपको जैन धर्म में बता रखा है। तो भद्रबाहु के साथ जाके इन्होंने क्या किया, श्रावण बेलगोला में जाकर के जो है इन्होंने अपने प्राण त्यागे। कौन सी विधि के तहत, संलेखन संतरा विधि के तहत। जैन धर्म में काफी ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद आते हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, पुत्र थे। बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 ईस्वी से लेकर के 273 ईस्वी पूर्व था। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं अमित्र घात। इस नाम से भी जो है इनको इतिहास में मतलब बताया गया है। जैन साहित्य में उनको सिंहासेन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बिंदुसार को दो और नाम, अमित्र घात, सिंहासेन। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिन्हें दबाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सुसीन पुत्र को भेजा। सुसीन को भेजा तो वो दबाने में असफल रहा। फिर जो है इन्होंने अशोक को भेजा। किसने, बिंदुसार ने। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीन एंड अशोक। सुसीन जो था वो उसने जो है मतलब विद्रोह दबाने में वो असफल रहा। फिर अशोक को भेजा। अशोक को भेजा तो अशोक की योग्यता देखकर काफी वो हुए चंद्रगुप्त मौर्य की, अरे चंद्रगुप्त ने फिर सीरिया के शासक इनके साथ जाके जो है एंट्रस 3 चीज़ों की मांग की थी। सूखी अंजीर, अंगूरी शराब, दार्शनिक, यह नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जब वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या किया, 3 चीज़ों की मांग की थी, सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक की। तो सूखी अंजीर और वो तो वहाँ से मिल गई थी इन्हें सीरिया से, लेकिन जो इन्हें क्या नहीं मिला था, उनको एक दार्शनिक जो है उनको नहीं दिया गया। दार्शनिक मतलब जिनको फिलोसफर जिनको हम बोलते हैं। मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय फिलोडोफस ने अपने राजदूत डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा और डायनोसिस दरबारी के दरबार में आया था। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी है, चंद्रगुप्त नहीं बिंदुसार नाम यहाँ पे ऐड होगा। तो ये सारी चीजें थी। तो चंद्रगुप्त जो थे वो बिंदुसार के पिता थे और अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। तो यहाँ पे बिंदुसार की बात हो रही है। होपफुली ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।